नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत में बात जोधपुर की, जहां जालोरी गेट इलाके में देर रात हुई हिंसा के बाद आज भी पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं हुई। उपद्रव के बाद प्रशासन ने जोधपुर के 10 इलाकों में बुधवार तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू आज दोपहर 1 बजे से कल रात 12 बजे तक रहेगा। जोधपुर में तनाव के हालात को देखते हुए शहर के प्रभावित इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। वहीं शहर के अन्य संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। जोधपुर में झंडा विवाद, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। 2 गुटों में पत्थरबाजी हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम। पत्थरबाजी करते ये लोग जमकर तोड़फोड़ की गई और इसके बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस जाब्ता तैनात। जोधपुर विवाद को लेकर सीएम गहलोत एक्शन में नजर आए। मामले पर सीएम गहलोत ने आला अधिकारियों के साथ आपात बैठक की और हालात का जायजा लिया। इस दौरान सीएम गहलोत ने जोधपुर की घटना के सीसीटीवी फुटेज देखे और अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। सीएम ने सांप्रदायिक सौहार्द और शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही आमजन से शांति बनाए रखने की अपील भी की। वहीं सीएम के निर्देश पर गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग जोधपुर पहुंचे, जहां दोनों मंत्री मौजूदा हालात का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को हर कीमत पर शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं और असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। साथ ही सीएम गहलोत ने सभी राजनीतिक दलों से शांति कायम करने में सहयोग करने की अपील की। जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है। सभी समाज के, सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से, भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें। ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। कहना चाहूँगा, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी नेता हो, कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए तमाम पार्टी के लोग एकजुट रहेंगे। ये मैं उनसे अपील करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की है कि तमाम लोगों से शांति बनाए रखें। साथ ही राजनीतिक दलों से भी कहा कि शांति बनाए रखने में सहयोग करें। और मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया कि इन अराजक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा, सामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने लोगों से कहा भाईचारा बनाए रखें, ये तनाव दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने अपील की शांति बनाए रखने की। बैठक बुलाई, मुख्यमंत्री ने तुरंत हालात का जायजा लिया और सीसीटीवी फुटेज भी मुख्यमंत्री ने देखे, जिसमें ये लोग पत्थरबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ और लोगों को चिन्हित किया गया है और मुख्यमंत्री ने निर्देशित कर दिया है कि तमाम ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये तस्वीरें देखिए, आपको इस हिंसा से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें, एक एक तस्वीर हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप गौर से देखिए इन तस्वीरों को। इन तस्वीरों में पूरी हिंसा की कहानी आपको नजर आएगी। किस तरह गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आग लगा दी गई, पत्थरबाजी हुई, बड़ी संख्या में भीड़ जुटी और
कुछ लोगों ने बताया तलवारें भी लहराई गई। झंडा विवाद इतना गहराया कि लोग तलवारें लेकर सड़कों पर उतर आए। फिर दोनों गुट एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे, आगजनी की गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। ये सब कुछ हुआ ईद के दिन। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर हिंसा को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। शेखावत ने इस घटना को सुनियोजित साजिश बताया। तरह के पत्थर जो या शायद किसी योजनाबद्ध तरीके से, और ऐसा मैं इसलिए कह पाता हूं क्योंकि अभी पिछले दिनों में जिस तरह से प्रदेश में करौली से लेकर के अन्य स्थानों पर जिस तरह की घटनाएं हुई है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसी तरह की मंशा के साथ में तैयारी पहले भी की गई थी और जो है पथराव हुआ। ईद की नमाज के समय में ऐसा क्या हुआ, किसने किसको क्या कहा, क्यों लोगों को और किस तरह से उकसाया गया कि वहाँ से एक राय होकर के निकलने के बाद में जे शहर भर में इस तरह के हुड़दंग, तोड़फोड़, गाड़ियों को तोड़ के साथ तोड़फोड़, घरों में घुस करके लोगों के साथ में मारपीट, इस तरह की घटनाएं शहर भर में हुई। और मैं तो ये कहूँगा कि जब इतनी दर्दनाक स्थिति मुख्यमंत्री के गृह जिले में हो रही थी, तब मुख्यमंत्री रात को 12 बजे से लेकर के आज दिन में 3 बजे तक, जब उन्होंने एक ट्वीट करके फौरी तौर पर यह कहा कि मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग शांति सौहार्द बनाए रखें, उससे पहले न तो इस तरह की कोई अपील जारी करते हैं और 3 बजे के बाद में वो दूसरा ट्वीट करके लोगों से ये आग्रह करते हैं कि अभी मुझे कृपया, मैं व्यस्त हूँ इसलिए जो है गुलदस्ते न लेकर के आए। एक तरफा कार्रवाई की गई है, एक तरफा जो है इस तरह का उपद्रव बवाल मचाया गया। पुलिस एफआईआर लेने तक से कतरा रही थी। अभी जब प्रशासन पर दबाव पड़ा है तब जाकर के पुलिस ने एफआईआर स्वीकार करना तय किया है। हमने कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को साथ बिठा करके चेतावनी दी है कि यदि इस विषय में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो हम सब लोग मिलकर के जालोरी गेट पर धरना देंगे, हजारों की संख्या में लोगों के साथ में बैठेंगे। जोधपुर विवाद को लेकर बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी राज्य सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा, साथ ही सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का भी आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत की सरपरस्ती में, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के बाद इस प्रदेश में अशांति और जिस तरीके की कानून व्यवस्था भंग हुई है, वो प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण भी और चिंताजनक भी है। इसका जवाब मुख्यमंत्री स्वयं आपको ही देना है कि वो आपकी विधानसभा, आपका गृह जिला है, वहां भी अगर कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए नहीं रखा जा सकता है तो फिर राजस्थान तो भगवान के भरोसे ही रहेगा। कृपा करके इस बात के मुझे जवाब दो कि आखिर यह अशांति और यह दृश्य उपस्थित क्यों हुआ, किसने किया, कौन जिम्मेदार है और आपकी जिम्मेदारी कितनी, ये भी बताओ। पीएफआई जैसी संस्थाओं को रेड कारपेट बिछाओगे, उन्हें रैली करने की अनुमति देंगे तो राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का जाल बिछाया जा रहा है इन लोगों द्वारा, जानबूझकर सांप्रदायिक सद्भाव समाप्त करने की साजिश की जा रही है और साजिश का दोषारोपण सरकार के मुखिया, पुलिस और इंटेलिजेंस पर होना चाहिए। पूरे राजस्थान को मानो तालिबान जैसा बना दिया। ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है जिसके कारण ऐसे लोगों की हिम्मत बन जाती है। आप सोचिए कि जालोरी गेट पर जो मूर्ति है वहां पे बाल मुकुंद जी की, उसके ऊपर जो झंडा था उसे हटाकर एक विशेष समुदाय ने एक दूसरा झंडा लगा दिया। ये करने की क्या जरूरत है वहां पर? और उसके बाद पत्थरबाजी हुई। तो ये जो माहौल बिगाड़ने के लिए जो राजस्थान सरकार जो एक तरह से समर्थन दे रही है, ये राजस्थान को बर्बाद कर रहा है। वहीं अलवर में पुलिस ने सटोरियों पर शिकंजा कसा है। आईपीएल पर सट्टा लगाते 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। सटोरियों के पास से 2.5 लाख रुपए नकद और 16 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। पुलिस की बड़ी कार्रवाई सटोरियों पर। राजधानी जयपुर में सोमवार की रात एक कारोबारी के घर में घरेलू नौकरों
नौकर को बंधक बनाकर लूटपाट की जानकारी के मुताबिक लूटपाट की गई। घरेलू नौकरों ने लोगों को बंधक बनाकर लूटपाट की जानकारी के मुताबिक रात करीब 9 बजे 5 से 7 बदमाश द्रोण कॉलोनी में रहने वाले मैथिली शरण शर्मा के घर में घुसे। फिर ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद मैथिली शरण और उनके बेटे मोहित को बंधक बनाकर मारपीट की। इसके बाद 3 बदमाश मकान की पहली मंजिल पर पहुंचे। वहां मैथिली शरण की पत्नी और बेटी को बंधक बनाकर मारपीट की। इसके बाद घर में रखी ज्वेलरी और नकदी लूटकर कारोबारी की कार से भाग निकले। इन 5 नौकरों को 24 मार्च को ही घरेलू कामकाज के लिए रखा गया था, जिनका वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया था। इस हमले में परिवार के लोगों के चोटें भी आई हैं। इस बीच लूटी गई कार को पुलिस ने अजमेर रोड के 200 फीट बाईपास पर बरामद कर लिया है। 5 घरेलू नौकर थे और उनके अलावा कुछ उनके साथी बाहर से आए। उन्होंने मारपीट करके और उनके यहाँ पर रुपए और कुछ ज्वेलरी ले जाने की वारदात करी है। कितने नौकर थे? वेरिफिकेशन करवाया था क्या? कभी घटना है ये रात को लगभग 8:30 पौने 9 बजे के बीच ये घटना हुई, जो उन्होंने कुछ समय तक वहाँ पर करी और इसके अंदर नौकरों का वेरिफिकेशन ही था। सीकर में हनी ट्रैप का बड़ा मामला सामने आया है। यहां के खाटू श्याम जी में स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप के मामले में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये तीनों महिलाएं अब तक कई लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर ठगी कर चुकी हैं। बताया जा रहा है कि इस गिरोह की सरगना एक बुजुर्ग महिला है, जो बावरिया गिरोह की सदस्य है। पुलिस के मुताबिक उन्हें खबर मिली थी कि राम सिंह नाम के व्यक्ति को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर रुपए ऐंठे जा रहे हैं। इसी सूचना पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। जाति की 3 महिलाओं द्वारा मुझे आपस में षड्यंत्र रचकर झूठे बलात्कार के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर मेरे से 2.5 लाख रुपए की मांग की जा रही है। बाद में 1 लाख रुपए में मामला तय हुआ। आदि रिपोर्ट पर जांच शुरू की गई। प्राप्त रिपोर्ट पे बावरिया जाति की 3 महिलाएं प्रेम देवी निवासी बधाल, नारंगी देवी निवासी सुंदरपुरा, सुमन निवासी धीरजपुरा चैनपुरा, उक्त तीनों महिलाओं को परिवादी से प्राप्त रकम के साथ कन्या पाठशाला खाटू श्याम जी के पास गिरफ्तार किया गया, जिनसे परिवादी से प्राप्त 1 लाख रुपए की रकम बरामद की गई। वापसी पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया। बूंदी शहर के लंका गेट इलाके में पुरानी धान मंडी रोड पर खुली शराब की दुकान बंद कराने की मांग को लेकर आज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। सड़क जाम की खबर मिलते ही कोतवाल सहदेव सिंह मीणा मौके पर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से बात कर प्रदर्शन खत्म करवाया। पूर्वी ईआरपीसी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। मंगलवार को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति से जुड़े किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि उत्तर पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पानी और सिंचाई की गंभीर समस्या बनी हुई है। हालात ये हैं कि पानी की कमी के कारण खेत तेजी से बंजर हो रहे हैं। भूजल स्तर लगातार नीचे चले जाने से बांध, कुएं, तालाब और अन्य जल स्रोत सूख गए हैं। वहीं इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग इन लोगों ने की। चलाया था 15 साल यहाँ का, उसको अभी सरकार ने पूरा किया। हमारे किसानों के साथ लेके चंबल पांचना जगह लिफ्ट योजना पहले योजना मुहूर्त दिया और बजट में लुआया सैंक्शन के। अब ये दोबारा से बारा के छबड़ा क्षेत्र में सोमवार रात शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब डीजे साउंड की गाड़ी ने 3 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। एक वृद्धा समेत 2 लोग घायल हो गए। मृतका की दादी पुष्पा बाई की स्थिति गंभीर होने से प्राथमिक इलाज कर बारा रेफर कर दिया गया। एक अन्य घायल धुलीलाल का छबड़ा चिकित्सालय में उपचार जारी है। इस घटना से परिवार में चल रही खुशियां अचानक मातम में बदल गई। अलवर के वार्ड 18 में के भीकम सैयद मोहल्ले में पीने के पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने मटकी फोड़कर विरोध जाहिर किया। महिलाओं ने सरकार और जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही अधिकारियों से पानी की सप्लाई देने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि पूरे वार्ड में 3 साल से जलापूर्ति की समस्या है। सारा दिन टैंकरों, दूसरे वार्डों व प्याऊ से पानी लाने में गुजर जाता है, जिसकी वजह से उनके रोजमर्रा के कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
चुकी है जी। बार बार जाते हैं, आश्वासन मिल जाता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। पिछले 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है और इसलिए इस जगह हमको टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। ये बात है, हम परेशान हैं। कितनी बार आप जलदाय विभाग के चक्कर लगा चुके? 4 बार हुआ है और एक बार भी सुनाई नहीं की हम। अजमेर के किशनगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने हथियारों की नोक पर मार्बल व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये वारदात किशनगढ़ के हरमाड़ा रोड प्रकाश मार्बल गोदाम की है, जहां सोमवार की रात अपनी दुकान बंद करने जा रहे व्यापारी कपिल बाफना और उसके साथी के साथ 4 नकाबपोश युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। 4 बदमाशों में से 3 हाथों में पिस्टल, तलवार और चाकू लेकर दुकान में घुसे और दोनों व्यापारियों को डरा धमकाकर 20,000 की नकदी और दोनों के मोबाइल लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आरोपियों ने वारदात के बाद दुकान का शटर बाहर से बंद कर दिया और फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। यहाँ पे बैठा था, मेरा एक फ्रेंड था, वो यहाँ पे बैठा था। दोनों आए, 3 जने अंदर आए। एक के हाथ में तलवार थी, एक के हाथ में रिवॉल्वर था, एक के हाथ में चाकू था। तीनों ने कहा पैसे निकालो फटाफट। ये थैला था साहब, ये थैले उसको इन्होंने यूं बिखेर दिया, पैसा नहीं मिला। वो हमारी तलाश लेना है, मैंने पैसे उड़ाए, मैं मुनीम आदमी हूँ, यही पैसे है मेरे पास। फिर वो पैसे और अगले के पर्स निकाल के उसमें से पैसे लेके हमारा शटर डाउन करा और भाग गए। कितने लोग थे? 3 जने थे, एक बाहर था। अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में 30 अप्रैल की तिथि निकलने के बाद केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली राशि नहीं मिलेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक ओपी बुनकर ने बताया कि केंद्र सरकार से एक बार और छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने की मांग की गई है, ताकि शेष 63,635 वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति मिल सके। ये रखा गया कि 60% राशि जो देती है भारत सरकार और 40% राशि देती है राजस्थान सरकार। तो राजस्थान सरकार ने तो लगभग 2.5 लाख आवेदन पत्रों का भुगतान कर दिया। भारत सरकार ने अभी तक करीब 1,35,000 आवेदन पत्रों का भुगतान किया है। भारत सरकार 60% राशि सीधे ही बच्चे के खाते में दिल्ली से डालती है। सर, राशि कितनी रहती है छात्रवृत्ति की? लगभग 400 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति के जी फंड किया रहता है, स्टेट और सेंटर दोनों मिला के। और बाकी की कैटेगरीज की सर क्या है? ओबीसी और एसटी की है, तो तीनों कैटेगरी को मिला के लगभग 1,000 करोड़ का सालाना बजट होता है। तो एसटी और ओबीसी की छात्रवृत्ति के फॉर्म में हमने जांच कर रखी है। भारत सरकार से बजट आया हुआ है, उसका भुगतान का सिस्टम एक बार चेंज किया है। अब बैंक के माध्यम से भुगतान से कर रहे हैं जी, स्टेट रूरल अकाउंट के नाम से। तो हमने पूरी तैयारी कर ली है, भुगतान चालू कर दिया है, क्योंकि 31 मार्च को पैसा आया था बैंक खातों में, तो भुगतान करने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। अभी प्रारंभ किया है, तो अभी मतलब ज़्यादा उससे प्रोग्रेस नहीं। उम्मीद करता है अगले 1 माह में एसटी और ओबीसी का सारा पैसा वितरण हो जाएगा। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। कोर्ट का साफ साफ आदेश है कि ऊंची आवाज यानी तेज शोरगुल सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी को भी इतना शोर करने का अधिकार नहीं है कि दूसरे लोगों को इससे परेशानी हो। कोई भी शख्स लाउडस्पीकर बजाते हुए अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिले अधिकार का दावा नहीं कर सकता। सार्वजनिक स्थल पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज क्षेत्र के लिए तय शोर के मानकों से ज्यादा नहीं होगी और जहां भी तय मानकों का उल्लंघन हो वहां लाउडस्पीकर और उपकरण जब्त करने के बारे में राज्य प्रावधान करे। ये तो हुई कोर्ट की बात, लेकिन बात अगर मरूधरा की करें तो चुनावी साल की ओर बढ़ते हुए यहाँ हर मुद्दा सियासी हो जा रहा है और जिस तरह से लाउडस्पीकर के विवाद की एंट्री बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मरूधरा में कराई है, उससे इस पर सियासत गरमाने के साफ साफ आसार दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।
सतीश पूनिया फ्रस्ट्रेशन में है और ये तय बात है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दे। पूरा देश जानता है कि झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। सतीश पूनिया जी से मैं पूछना चाहता हूँ, लाउड स्पीकर पे हरे कृष्णा हरे राम चल रहा है, वो आप उतरवा दोगे? मंदिर में भी लाउड स्पीकर चलते हैं, मस्जिद में भी चलते हैं, गिरजाघर गुरुद्वारे में भी चलते हैं, कहाँ के लाउड स्पीकर उतरवा दोगे? उनसे ऐसी तरह की बातों की उम्मीद की जा सकती है। किसी को राहत देने की बात करेंगे नहीं, विकास की बात करेंगे नहीं, भाईचारे की बात करेंगे नहीं। वो ये कहते हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम भी डेवलपमेंट करेंगे। समझ में आती थी बात। उनके बयान इस बात को दर्शाते हैं कि वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। सिर्फ बयान देना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की खिलाफत करनी है, कांग्रेस की खिलाफत करनी है, सरकार की खिलाफत करनी है, इसके अलावा उनके बयान में और कुछ नहीं झलकता। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर उन्हें हर कोई बधाई दे रहा है। आइए उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनका वो जीवन सफर दिखाते हैं जिस सफर ने उन्हें प्रदेश का जननायक बना दिया है। सियासत में अशोक गहलोत जैसी जादूगरी किसी के पास नहीं। विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बना लेने का उन जैसा हुनर किसी और के पास नहीं। बड़ी खामोशी से सियासी खेल करने और विरोधियों को उन्हीं के खेल में मात देने में वो जो महारत रखते हैं उसकी काट किसी और के पास नहीं। ऐसे में जब उनका जन्मदिन आता है तो फिर ये जानना लाजमी हो जाता है कि वो सियासत के सबसे बड़े जादूगर बने तो बने कैसे। जयपुर से दिल्ली तक की राजनीति में अशोक गहलोत जो सियासी जादूगरी दिखाते हैं वो जादूगरी उन्हें खून में मिली है, उपमा के स्तर पर नहीं, सचमुच में। जी हाँ, अशोक गहलोत के पिता लक्ष्मण सिंह गहलोत नजर का भरम जानते थे और साथ ही ये भी जानते थे कि खेल के पीछे का खेल क्या है। जादूगरी के उसी खेल का इस्तेमाल अशोक गहलोत ने सियासी जमीन पर किया और सियासत के सुपरस्टार बन गए। अशोक गहलोत के सियासी सफर से पहले उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लीजिए। 3 मई 1951 को अशोक गहलोत का जन्म जोधपुर में हुआ था। 12वीं के बाद वो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी पढ़ने पहुंचे। अशोक गहलोत ने विज्ञान और कानून में स्नातक की डिग्री ली और फिर अशोक गहलोत ने अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री पूरी की। छात्र जीवन के दौरान ही अशोक गहलोत राजनीति में आ गए। साल 1973 से 1979 के बीच राजस्थान NSUI में अध्यक्ष रहे। 1979 से 1982 के बीच जोधपुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। अब बात उनके चुनावी सियासत की। आपातकाल के बाद संजय गांधी ने गिली बिली यानी अशोक गहलोत को सरदारपुरा सीट से उम्मीदवार बनाया। 26 साल की उम्र में उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी, लिहाजा उन्होंने अपनी बाइक 4000 रुपए में बेच दी और जैसे तैसे चुनाव लड़ा और पहले ही चुनाव में उन्होंने जनता पार्टी के माधव सिंह को कड़ी टक्कर दी और महज 4329 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। बोहनी खराब थी लेकिन इस टक्कर का संदेश बड़ा था। 1980 में संजय गांधी ने उन्हें जोधपुर से लोकसभा का टिकट दे दिया और इस बार अशोक गहलोत ने बाजी मार ली। 1980 में पहली बार अशोक गहलोत जोधपुर से सांसद बने। 1984, 1991, 1996 और 1998 में भी गहलोत ने जोधपुर से लोकसभा का चुनाव जीता। 1982 में अशोक गहलोत पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बने। केंद्र सरकार में अशोक गहलोत 3 बार मंत्री रहे। जून 1989 से नवंबर 1989 के बीच गहलोत प्रदेश सरकार में भी मंत्री रहे। ये तो थी उनके दिल्ली पहुंचने और मंत्री बनने की कहानी। आइए अब आपको बताते हैं वो राजस्थान की राजनीति के सिरमौर कैसे बने।
1998 के नवंबर महीने में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए। 200 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस 153 सीटें जीतने में सफल रही। बारी जब कांग्रेस विधायक दल के नेता बनने की आई तो परशुराम मदेरणा से लेकर नटवर सिंह जैसे नेता सामने आने लगे, लेकिन जादूगर ने ऐसा खेल दिखाया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी झोली में आ गिरी। 1 दिसंबर 1998 को अशोक गहलोत पहली बार सीएम बने। 13 दिसंबर 2008 को अशोक गहलोत दूसरी बार सीएम बने। 17 दिसंबर 2018 को अशोक गहलोत तीसरी बार सीएम बने। बतौर सीएम अशोक गहलोत का ये तीसरा कार्यकाल है और तमाम विरोधों के बावजूद सियासी पंडितों को ये भरोसा है कि वो इस बार भी अपना कार्यकाल बखूबी पूरा करेंगे। वैसे भी सब जानते हैं। जोधपुर विवाद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर लिखा कि बाना, करौली और राजगढ़ के बाद अब मुख्यमंत्री जी के गृह जिले जोधपुर में भी सांप्रदायिक तनाव की घटना सामने आई है। स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा जी की प्रतिमा पर लगे भगवा झंडे को उतारने की घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश में फैला ये मजहबी उन्माद कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण संस्कृति का ही परिणाम है। सरकार चेते और तुष्टीकरण की नीति से बाज आए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक ट्वीट। जोधपुर विवाद के बाद अब राजनीति भी इस पर हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि बाना, करौली और राजगढ़ के बाद अब मुख्यमंत्री जी के गृह जिले जोधपुर में भी सांप्रदायिक तनाव की घटना सामने आई है। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाल मुकुंद बिस्सा जी की प्रतिमा पर लगे भगवा झंडे को उतारने की घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश में फैला यह मजहबी उन्माद कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण संस्कृति का ही परिणाम है। सरकार चेते और तुष्टीकरण की नीति से बाज आए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।